फिर से एक बार झारखंडी जोहार। नींद लग रहा है क्या? पीछे तरफ देख रहे थे, अभी सब सो रहे थे, झूम रहे थे। रात में नहीं सोए हैं। एक बार शुरुआत करने से पहले हम लोग एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। जय आदिवासी, जय आदिवासी। थोड़ा और जोर से लगाइए तो शहीद चौक तक भी सुनाई नहीं दे रहा होगा। जय आदिवासी। चलिए अभी लगा और एक बार शास्त्री चौक तक पहुंचाना है आवाज। जय आदिवासी, जय आदिवासी। सबका नींद टूट गया ना अब? तो आज का जो अंतिम विषय है, फादर विजय ने बताया। आप सभी लोग नारा से समझ गए होंगे। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सब आदिवासी भाई लोग हैं, आदिवासी बहन लोग हैं। आदिवासियों को बहुत सारा अधिकार मिला है संविधान में। अगर आप वो अधिकार जानेंगे नहीं तब तक आप वो अधिकार के लिए आप लड़ेंगे नहीं। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, अपने हक और अधिकार को जानेंगे नहीं, तब तक अपने हक और अधिकार के लिए वो लड़ेंगे ही नहीं। संविधान हमें अनेकों अधिकार दिए हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर के समय में संविधान सभा में जब संविधान बन रहा था, तब विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों के सभी लोगों को संविधान सभा में रखा गया था और देश का एक सबसे सुंदर संविधान बना, जहां पर दलित, आदिवासी, पिछड़े सभी को देख करके उनको लिए प्रावधान बनाया गया, ताकि जो नीचे के दबे कुचले लोग हैं उनको भी सही जगह मिल पाए, सही पद पर पहुंच जाए और एक उचित मान और सम्मान मिले। जब संविधान सभा में हमारे झारखंड से दो लोग थे, आप लोग जानते होंगे, मारंगुम के जयपाल सिंह मुंडा और एक बोनीफास लकड़ा करके थे। ये दो लोग थे। जब संविधान लागू हुआ, आप लोग जानते संविधान कब लागू हुआ है इस देश में? कोई बताइए आप लोग, कोई एक जन? 26 जनवरी 1950, जो हम गणतंत्र दिवस के तौर पर हम जिसे मनाते हैं। जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, आज हम 2022 में हैं। क्या हमें अपना अधिकार आज मिला है, या हमें सिर्फ जो संविधान में जो हमारे अधिकार मिला है वो सिर्फ कागज के टुकड़ों की तरह है? आज जो भारत का संविधान है, हम लोग को अनेक अधिकार देते हैं। लोग अगर पूछते हैं कि संविधान क्या देता है, तो हमारे लोग सिर्फ एक चीज जानते हैं कि हमें आरक्षण देता है। बल्कि हमारा संविधान आदिवासियों को सिर्फ आरक्षण नहीं देता है, आदिवासियों का आरक्षण के साथ साथ यहां पर हम लोग को जमीन पर मालिकाना हक भी देता है। हम लोग के लिए बजट का अलग से प्रावधान है संविधान में। 5वीं अनुसूची में स्वशासन व्यवस्था का प्रावधान है। उसके बाद हम लोग का भाषा का भी संरक्षण करता है हमारा संविधान। तो मैं एक एक करके ये जो 3, 4, 5 बातें कहा उस पर आऊंगा। सबसे पहले आरक्षण के बारे में। आरक्षण जो हम लोग को मिलता है वो 4 तरह का आरक्षण है। पहला, आपका लोकसभा चुनाव में आप लोग वोट देते होंगे, 18 साल से अधिक वाले लोग, सभी लोग। पहला प्रकार का जो आरक्षण है वो हम लोग को लोकसभा में मिलता है, जो भारत का संविधान अनुच्छेद 330 में है। दूसरा, हम लोग को विधानसभा में आरक्षण मिलता है, जो कि भारत का संविधान अनुच्छेद 332 में है। यही आज हम जिस महुआ डांट क्षेत्र में हैं, ये किस विधानसभा में क्षेत्र में पड़ता है? कोई बताइए आप लोग। मनिका में। ये आरक्षित है क्या अनारक्षित है? आरक्षित है। यही भारत का संविधान अनुच्छेद 332 का प्रावधान के अनुसार इस क्षेत्र को आरक्षित किया गया है, क्योंकि यहां पर आदिवासी बहुल लोग रहते हैं। तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर और हमारे लोगों ने संविधान सभा में ये लड़ा, तब जाकर के हम लोग को आरक्षण का प्रावधान मिला।
और उसी के तहत आज जो विधानसभा में 81 में से 28 सीट है वो आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी के लिए है। तो ये दो प्रकार का आरक्षण हुआ। तीसरा जो आरक्षण है वो हम लोग का नौकरी और शिक्षा संस्थान में है, जो कि भारत का संविधान अनुच्छेद 16, 3 और 4 में है। उसके बाद चौथा और अंतिम प्रकार का जो आरक्षण हम लोग को मिलता है वो हम बोलते हैं रिजर्वेशन इन प्रमोशन, जो कि 16(4) में है। तो ये अनेक प्रकार का आरक्षण है। यहां हम लोग का प्रतिनिधित्व करने तक के लिए, प्रतिनिधित्व करने से लेकर के हम लोग को शिक्षा संस्थान में पढ़ने के लिए, फिर नौकरी में जाने के लिए भी आरक्षण है, और नौकरी में जाने के बाद भी हम लोग को उच्च पद पर पहुंचने के लिए प्रमोशन में भी हम लोग को आरक्षण दिया गया है। तो ये 4 प्रकार का आरक्षण है। और मुखिया चुनाव हो रहा है, मुखिया चुनाव में भी हम लोग का सीट आरक्षित है। तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा उस समय, आज से वर्षों पहले, 60-70 साल पहले जब संविधान बना, उस समय इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके, क्योंकि आदिवासी शुरू से दबे कुचले लोग हैं, इनका शोषण और अत्याचार किया जाता था इस देश में, इनका शिक्षक संस्थान में इनको जगह नहीं दिया जाता था, छुआछूत की भावना थी, अनेक तरह से प्रताड़ित किया जाता था। इनको उचित सम्मान देने के लिए हम लोग को यह प्रावधान संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा व अन्य लोगों ने लड़ करके आदिवासियों के लिए हमने हमारे हक और अधिकार दिया। तो ये आरक्षण 4 तरीका का हम लोग को मिलता है। आरक्षण के बाद हम अगले बात पर आए। तो इसके बाद हम लोग को संविधान जो है हमारे लिए बजट का अलग से प्रावधान दिया है, जो कि भारत का संविधान अनुच्छेद 275 में है। आप लोगों को पता होगा, अभी फादर ने बताया कि 5वीं अनुसूची के बारे में सुने हैं। तो जितने भी ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और 6ठी अनुसूचित क्षेत्र है, इसके बारे में विस्तृत में बताऊंगा। यहां पर केंद्र सरकार द्वारा अलग से हम लोगों का विकास के लिए सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और अन्य तरह का विकास के लिए आदिवासियों का बजट का प्रावधान दिया गया है, जो हजारों करोड़ रुपया केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिया जाता है ताकि आदिवासियों का विकास हो सके। और इन्हीं विकास के लिए हर वर्ष पहले आदिवासियों के लिए 1 वर्ष की योजना बनाई जाती थी। देखा कि वो सफल नहीं हुआ तो फिर 2 वर्ष की योजना बनाने लगी सरकार, वो भी असफल हुआ। 3 वर्षीय योजना, 4 वर्षीय और 5 वर्षीय योजना, सारा योजना बना के देख ली। तब भी देखे कि ये जो आदिवासी क्षेत्र में जो हम योजना भेज रहे हैं वो जमीनी स्तर पर नहीं लागू हो पा रहा है। इसीलिए जो ट्राइबल सब प्लान जो अनुच्छेद 275(1) के तहत राज्य सरकार को देता है केंद्र सरकार बजट, उसमें यह प्रावधान दिया गया कि जो पैसा अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों का विकास के लिए दिया जाएगा ये नॉन लैप्सेबल होगा। कहने का मतलब है जैसे हर वर्ष फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, 31 मार्च से पहले सारा काम खत्म करके जो पैसा बच गया वो वापस जाता है ना, ट्राइबल सब प्लान का पैसा वापस नहीं जाता है। जब तक आप खर्च नहीं किए हैं तब तक वो सरकार का खाता में रहेगा, चाहे वो 5 वर्ष लगे या 10 वर्ष लगे। तो ये हमारे लिए प्रावधान दिया गया है ताकि हम अपना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम अपना विकास कर सके। लेकिन हकीकत कहीं और है आज भी। उसके बाद तीसरा अधिकार के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, स्वशासन व्यवस्था। ये जो 5th शेड्यूल है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, झारखंड 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है। इसमें से 13 जिला झारखंड में अनुसूचित जिला आता है। इन 13 जिला में से ये लातेहार जिस जिला में हम लोग हैं वो भी अनुसूचित क्षेत्र है। और अनुसूचित क्षेत्र में विशेष प्रावधान दिया गया है राज्यपाल को और ग्राम सभा को। पहले मैं राज्यपाल को जो शक्ति दिया गया है उसके बारे में बताऊंगा
और उसके बाद जो ग्राम सभा को जो यहाँ शक्ति दिया गया है उसके बारे में मैं बताऊंगा। राज्यपाल को यहाँ पर जो शक्ति दिया गया है 5वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची को मैं अगर समझाने के लिए एक शॉर्ट में मैं बताऊं तो कोई 4 लोग सामने आ सकते हैं? कोई 4 लोग सामने आइए ना आप लोग से, 4 लोग केवल। ये 4 लोग देख रहे हैं ना? 4 तरीके से देश में शासन और प्रशासन करने का व्यवस्था है। एक आपका 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, मान लेते हैं ये 5वीं अनुसूची है, ठीक है, जो भी नाम हो इसका, अभी हम फिलहाल बोलेंगे ये 5वीं अनुसूची है। दूसरा हो गया 6ठी अनुसूची, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, असम, मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उस साइड में लागू होता है। ये 6ठी अनुसूची है, ठीक है ना, 6वीं अनुसूची। और ये समझ लीजिए ये वो क्षेत्र है जहां पर सामान्य लोग रहते हैं और वहां पर सामान्य तौर पर शासन और प्रशासन करने का व्यवस्था है, ठीक है। और ये हो गए, आप लोग धारा 370 के बारे सुने थे, जम्मू और कश्मीर में लागू था, जिसको हटा दिया गया। इसको मान लेते हैं कि 370 है ही, ठीक है। इसको आज खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी हम खड़ा किए। तो देश में हमारे संविधान व्यवस्था में ये 4 तरह से शासन एवं प्रशासन करने का तरीका था। क्योंकि 5वीं और 6ठी अनुसूची में आदिवासी लोग रहते थे, वहां का भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज जो सामान्य क्षेत्र है उससे अलग है, इसलिए विशेष प्रावधान दिया गया था ताकि यहाँ पर जो आदिवासियों का परंपरा है, जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, उसका संरक्षण कर सके। और जो हम लोग यहाँ पर पहले पढ़ा व्यवस्था था, आप लोगों को पता होगा, 21 पढ़ा, 22 पढ़ा, एक समय बहुत पहले अपने माता पिता से पूछिएगा, वो लोग जानेंगे कि इस क्षेत्र में भी हुआ करता था। तो अलग स्वशासन करने का यहाँ पर व्यवस्था था। हम नारा लगाते हैं ना कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो वो सारा कुछ 5वीं और 6ठी अनुसूची को देख करके किया गया था। तो यहाँ का जो कानून का व्यवस्था था वो अलग था, यहाँ का अलग था, 6ठी अनुसूची का सामान्य क्षेत्र का अलग था। और जो धारा 370 बोलते हैं, जो अनुच्छेद 370 बोलते हैं, जो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में लागू था, कि वहां पर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर वाले लोग ही जमीन ले सकते हैं, बाहर से आकर के लोग वहां जमीन नहीं ले सकते हैं। उसका दूसरा झंडा था, उसका अलग संविधान था, बहुत सारा विरोधाभास था। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि जम्मू एंड कश्मीर धारा 370 इसको आतंकवादी बोल करके आज केंद्र सरकार खत्म कर दिया। बोला कि नहीं, यहाँ पर आतंकवादी लोग रहता है, देश को तोड़ने वाली ताकत रहती है, उस तरह से इसको खत्म कर दिया। 370 खत्म। और आज षड्यंत्र के साथ जो 5वीं अनुसूची है और 6ठी अनुसूची है उसको भी खत्म करने की योजना सरकार बना रही है। और एक तरह से खत्म ही कर रही है, क्योंकि जो प्रावधान दिया गया लागू नहीं कर रही है। उसको आतंकवादी बोल करके खत्म कर रहा है, इसको नक्सली बोल के खत्म कर रहा है। समझे ना आप लोग? तो ये 4 तरह का शासन और प्रशासन करने का व्यवस्था है। इन 4 में से अब मैं 5वीं अनुसूची के बारे में बताऊंगा, ठीक है। 5th शेड्यूल में पहले जो गवर्नर है, राज्यपाल, उसको विशेष अधिकार दिया गया है। पहला चीज ये है कि टीएसी का गठन होगा। कहने का मतलब ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, जो कि राज्यपाल को सलाह देगा टीएसी कि आदिवासियों का कैसे उस क्षेत्र में विकास किया जाए। और टीएसी में अधिकतम 20 सदस्य लोग रहेंगे, जिसमें से 3/4 यानी 3/4 विधानसभा के जो सदस्य हैं वो रहेंगे, यानी कि विधायक लोग रहेंगे। 20 में से 15 लोग विधायक रहेंगे और 5 लोग को नॉमिनेट किया जाएगा जो उस समाज से आते हैं। तो कुल मिला करके 20 लोग का ये सदस्य रहेगा, टीएससी करके जाना जाएगा, जो कि राज्यपाल महोदय को अनुसूचित क्षेत्र में कैसे आदिवासियों का विकास हो उस पर वो अपना राय देगी और उसके अनुरूप राज्यपाल कानून बनाएगी या कानून को
संशोधन करेगी। पहला प्रावधान ये 5th शेड्यूल पैरा 4(1) में कहता है ये। उसके बाद 5वीं अनुसूची पैरा 5(1) कहता है कि देश का लोकसभा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, दोनों में से कोई भी सरकार का कोई भी कानून को राज्यपाल 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में या तो उसको निरस्त कर सकती है या तो उसको संशोधन करके लागू कर सकती है। ये एक विशेष अधिकार राज्यपाल को दिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 21 साल हो गया, आज तक इस विशेषाधिकार का प्रयोग झारखंड में राज्यपाल एक बार भी नहीं की है। ये विशेष अधिकार दिया गया है। उसके बाद राज्यपाल को यह भी ताकत दिया गया है कि 5th शेड्यूल एरिया में जमीन से संबंधित वो कानून बना सकते हैं। उसके बाद साहूकार द्वारा, जो हम लोग को पहले साहूकार द्वारा प्रथा था बहुत वर्षों पहले कि जो लोन देता था, हम लोग को उधार देता था, उस पर भी वो नियंत्रण रख सकते हैं। और गुड गवर्नेंस के लिए वो और भी अलग तरह का कानून बना सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के राज्यपाल को ताकत दिया था। सबसे बड़ा ताकत राज्यपाल के पास ये था कि केंद्र और राज्य सरकार के कोई भी कानून को वो संशोधन कर सकती है या अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं कर सकती है। ये सबसे बड़ा विशेषाधिकार गवर्नर को दिया था। लेकिन आज तक इसका प्रयोग झारखंड में राज्यपाल द्वारा नहीं किया गया है। इसके बाद ये तो रहा मोटा मोटी आपका राज्यपाल का ताकत। अब हम आते हैं ग्राम सभा के बारे में। पेशा कानून के आप लोग सुना होगा, पेशा कानून। यहां पर पहले पंचायत चुनाव होता था। उसके बाद आप लोग को याद होगा 2010 में 10 से पंचायत चुनाव शुरू हुआ। उससे पहले रुका हुआ था, यहां पर पंचायत चुनाव नहीं होता था। भारत का संविधान में यह प्रावधान दिया गया है 73वां संशोधन में, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में यह प्रावधान दिया गया है। 1992 में संसद में यह पास हुआ, 1993 से लागू हुआ। उसमें यह प्रावधान दिया गया है कि पूरे देश में पंचायत चुनाव होगा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा। कहने का मतलब त्रिस्तरीय का, गांव के स्तर पे मुखिया होंगे, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति सदस्य प्रमुख होंगे और जिला स्तर पर जिला परिषद होंगे। ये त्रिस्तरीय पंचायत समिति चुनाव इस तरह से पूरे देश में होंगे। ये 73वें संशोधन में ये प्रावधान दिया गया था। लेकिन जो हम अनुसूचित क्षेत्र बोल रहे हैं, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, उसमें ये भी लिखा गया भारत का संविधान अनुच्छेद 243(m) में कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव जो त्रिस्तरीय है वो लागू नहीं होगा। उसके बदले ये प्रावधान दिया गया कि जो केंद्र सरकार है वो एक एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन के साथ, अपवाद और उपांतरण के साथ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कानून बनाएगी और तभी उसके बाद पंचायत का विस्तारीकरण अनुसूचित क्षेत्र में होगा। 1996 में पी पेशा एक्ट बना। पी पेशा का फुल फॉर्म हुआ द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। जब 1924 दिसंबर 1996 में राष्ट्रपति महोदय द्वारा जब इस कानून को सिग्नेचर किए, जब लागू हो गया, तब पूरे देश में अनुसूचित क्षेत्र में धूमधाम से आदिवासियों ने जश्न मनाया। और आज भी पत्थलगड़ी यहां पर है, गारू एरिया में भी पत्थलगड़ी हुआ है। उस समय बंदी उरांव और बीडी शर्मा द्वारा पत्थलगड़ी किया गया था। हमारे गांव में हमारा सरकार, अबुआ दिसुम अबुआ राज। लोग को उम्मीद लगने लगा कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, गांव की सरकार अब काम करेगी। उसमें यह प्रावधान दिया गया। 7 प्रावधान जो मुख्य तौर पर दिया गया उसके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन बहुत हर्ष और उल्लास के साथ यहां पर लोग उत्साहित थे कि जो आदिवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो अब अन्याय नहीं होगा इन प्रावधान का लागू होने के बाद। लेकिन जो प्रावधान दिया गया मैं उसके बारे में विस्तृत में बताता हूं। पहले
जो पहला प्रावधान जो 4M में, पी पैसा एक्ट का 4M में, इसमें आपको एक जुडिशियरी का भी पावर दिया गया है, विधायिका का भी पावर दिया गया है और कार्यपालिका का भी पावर दिया गया है। कैसे, मैं बता रहा हूं। पी पैसा एक्ट 4M में 7 प्रावधान है जो ग्राम सभा को दिया गया। पहला तो ये कि ग्राम सभा बाजार का नियंत्रण रखेगी, चाहे वो बाजार किसी भी नाम से है, और टैक्स कलेक्ट भी इसमें कर सकती है वो। तो कहने का मतलब ये बहुत बड़ा ताकत दे दिया है गांव को कि आप ग्राम सभा बाजार समिति को कंट्रोल करें। अभी कौन बाजार समिति को कंट्रोल कर रहा है? हमारे लोग कोई है? बनिया लोग है। इसलिए हम बोल रहे थे कि लोग अपना अधिकार नहीं जानता है, इसलिए लोग लड़ता नहीं है, और जब तक अधिकार नहीं जानेगा तब तक लोग लड़ना सीखेंगे नहीं। तो ग्राम सभा ही बाजार का नियंत्रण करेगी, ये एक प्रावधान था उसमें। दूसरा था कि जो नशीली पदार्थ है उसका खरीद बिक्री पर भी नियंत्रण ग्राम सभा का रहेगा, यह प्रावधान था। तीसरा था उसमें जो लघु वनोपज है, जो जंगल में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसका नियंत्रण भी ग्राम सभा करेगी। ये सारा प्रावधान दिया गया था। और लघु वनोपज से मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये 2019 का बात है। मैं राजस्थान में, मुझे एक बार झारखंड का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था। महाराष्ट्र से कुछ लोग आए थे, वहां पर बता रहे थे कि यही शक्ति का प्रयोग करते हुए वहां पर महाराष्ट्र में एक गढ़ चिरौली करके एक गांव है, यही लघु वनोपज को का बिक्री करके लगभग 2 करोड़ रुपया का वो लोग का सालाना टर्नओवर हुआ था। तो आप समझ सकते हैं हमारा जंगल में कितना लघु वनोपज है, जो कि आज ऐसे गिर के खत्म हो रहे हैं। लोग केवल महुआ चुनने जानते हैं, लेकिन ये जो लघु वनोपज है वो अगर आप सरकार को बेचिएगा तो आर्थिक रूप से आप भी मजबूत होइएगा। तीसरा प्रावधान ये था। चौथा ये था सबसे बड़ा, जो कि हम कोर्ट का पावर हम बोलते हैं, कि जो आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र में अवैध रूप से जमीन का जो हस्तांतरण हुआ है उस पर भी ग्राम सभा रोक लगा सकती है, और वैसे अवैध हस्तांतरण पर जो गैर आदिवासी द्वारा किया गया उसको वापसी भी करवाने का ताकत ग्राम सभा के पास है। तो ये सबसे बड़ी ताकत है। आज हमारा जमीन कौन लूट रहा है? गैर आदिवासी लोग। लेकिन हम लोग कहाँ जाते हैं? कोर्ट में लड़ने जाते हैं। एसडीओ कोर्ट जाते हैं, एसडीओ कोर्ट में नहीं होता है तो सिविल कोर्ट जाते हैं, सिविल कोर्ट में नहीं होता है तो हाई कोर्ट में जाते हैं। लेकिन ये हम लोग को प्रावधान दिया गया है पेशा कानून में कि ग्राम सभा ही इस तरह से अवैध हस्तांतरण पर अगर हुआ है तो उसको रोक लगाएगी, और जमीन वापसी करने का भी प्रावधान दिया गया। उसके बाद जो माइनर मिनरल्स है, माइनर मिनरल्स कहने का मतलब, आप इधर बालू देखिए, बोहटा में बालू में है ना, जी हाँ। बोहटा हो गया, अक्सी हो गया, चटकपुर हो गया, उसके बाद पत्थर हो गया, वो भी माइनर मिनरल्स में आता है। इसका भी नियंत्रण ग्राम सभा करेगी। तो ये हम लोग को विशेष अधिकार दिया गया है। अगर ये ग्राम सभा को, बिना ग्राम सभा को रॉयल्टी दिए हुए यहां से आप बालू भी नहीं उठा सकते हैं, ये अधिकार दिया गया है। लेकिन यहाँ क्या है, समिति बना दिया गया है, समिति को पैसा दे रहा है, पैसा जा रहा है सरकार को, ग्राम सभा को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये हम लोग का जागरूकता का कमी है। उसके बाद यहां पर जो इतने भी सामाजिक संस्थान है उस पर भी नियंत्रण ग्राम सभा करेगी, ये ताकत दिया। धूमगुड़िया हो गया, ये भी हम लोग का सामाजिक संस्थान है, उस पर भी ग्राम सभा को ताकत दिया गया है। उसके बाद जितना भी योजना सरकार के द्वारा लाया जा रहा है उस पर मॉनिटरिंग करने का अधिकार ग्राम सभा को है। कोई भी माइनिंग लीज देने से पहले ग्राम सभा का अनुमति एकदम जरूरी है। अगर ग्राम सभा अनुमति नहीं दिया तो आपको माइनिंग लीज नहीं मिलेगा किसी को। यहां गुरुंद में क्रेशर था, ये आप लोग को पता होगा। कौन चला रहा था? कोई और चला रहा था। हम लोग का माता पिता लोग, बूढ़ा बुढ़िया लोग बस जो बोलता है कि ठेपा मारना है बोल करके ग्राम प्रधान लोग से ठेपा मरवा लेता है और घर घर जा करके सिग्नेचर करवा लेता है, और फिर उसके बाद लाखों रुपया कमाता है, करोड़ों रुपया कमाता है। बल्कि ये प्रावधान को समझना होगा
यहाँ पर जो युवा लोग हैं, यहाँ लगभग 600 लोग करीबन हैं। मैं ये 600 नहीं समझता हूँ, ये 600 नहीं, ये 6000 की आप लोग में ताकत है। क्योंकि अगर एक एक व्यक्ति 10-10 लोग को भी अपना घर गांव में जा करके यहाँ जो 3 दिन में सीखे हैं वो जा करके समझाएंगे, तो हो सकता है ये समाज जागेगा। और समाज जागेगा तो इस तरह का जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय रुकेगा हमारे बीच। उसके बाद जो और एक तो प्रावधान है जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने बोला बजट का प्रावधान दिया गया है। जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा है टीएसपी का, उस पर भी नियंत्रण ग्राम सभा करेगा। तो आपका सारा नियंत्रण तो आपको पावर तो ग्राम सभा को दे दिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में आज तक सारा प्रावधान लागू ही नहीं हुआ, ना इस पर नियमावली बनी है, ना किसी भी तरह का अभी तक इस पर नियमावली बनने पर चर्चा हो रही है। कोर्ट में केस हुआ कि पंचायत चुनाव नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पेशा का प्रावधान को लागू करना चाहिए, लेकिन कोर्ट भी अभी तक डेट पे डेट ले रही है। पंचायत चुनाव शुरू हो गया, वो होगा, होके रहेगा, इसलिए मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। लेकिन जो हमारा अधिकार दिया गया है, जो पेशा कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा, इसको हम लोग को जानना है और जानेंगे हम लोग तभी लड़ेंगे। उसके बाद ये 5वीं अनुसूची का तो मुख्य तौर से ये प्रावधान दिया गया है पेशा कानून के माध्यम से और गवर्नर के माध्यम से। भाषा का जहां तक बात आया, भाषा का संरक्षण करने का भी अधिकार या ताकत संविधान में है। अनुच्छेद 350 का में कहता है कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल प्राइमरी लेवल मस्ट बी मदर टंग। कहने का मतलब है कि प्राइमरी लेवल तक का एजुकेशन में आपको अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करना है। ये भारत का संविधान में प्रावधान दिया गया है, लेकिन ये भी झारखंड में दुर्भाग्य की बात है कि आज तक लागू नहीं किया गया। अब बंगाल चले जाइए, केजी टू पीजी उसका भाषा में पढ़ाई होता है। आप उड़ीसा चले जाइए, केजी टू पीजी उड़िया में होता है। और यहाँ तक कि आपको बंगला नहीं आता है तो आप वहाँ पर सरकारी नौकरी भी नहीं कर पाइएगा। अगर आपको उड़िया नहीं आता है तो आप वहाँ पर सरकारी नौकरी भी नहीं कर पाइएगा। लेकिन झारखंड इकलौता राज्य है देश का जो चारागाह बन गया है। पूरे सभी देश से यहाँ पर लोग आते हैं, हम लोग का हक अधिकार, रोजी रोजगार सब लेके चले जाते हैं। शिक्षक नियुक्ति हुआ था आज से 2-3 साल पहले रघुवर दास के समय में, 75% लोग बाहरी लोग उसमें से नियुक्ति हुआ था। तो ये दुर्भाग्य की बात है और हम लोग मौन हैं। आज जेपीएससी जैसे संस्थान में आरक्षण खत्म किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जो संवैधानिक अधिकार हम लोग को दिया गया है धीरे धीरे कुचला जा रहा है। और ये हम लोग का निष्क्रियता का फल है कि हम लोग निष्क्रिय हो गए हैं, इसलिए आज हमारा अधिकार धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अगर हम अपना अधिकार के लिए आवाज लड़ेंगे तो हमारा अधिकार को जरूर संरक्षण दिया जाएगा। लेकिन हम अपना अधिकार के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अधिकार के लिए से पूरी तरह से ना जागरूक है ना वंचित है। इसलिए सरकार भी देख रही है कि हम तो इनका अधिकार को खत्म करते जा रहे हैं आदिवासियों का, फिर भी ये चुप है, तो चलो खत्म ही कर देते हैं। तो ये युवाओं को आज यहाँ पर जाने से पहले ये संकल्प लेना है और संकल्प लेके जाना है कि हम लोग यहाँ से उठ के जा रहे हैं। 3 दिन से बहुत सारे अनेक वक्ताओं यहाँ आए, आप लोग को अनेक तरह के अच्छे अच्छे बातें समझाए, आप लोग सीख करके जा रहे हैं। तो इसे जमीनी स्तर पर लागू करना होगा, क्योंकि युवा में जोश है, युवा में ताकत है और आज का युवा ही कल का भविष्य है। अगर आप जैसे युवा अगर आज जागरूक नहीं होंगे, समाज में जागरूकता नहीं लाएंगे, भूल जाइए अपने माता पिता को। माता पिता तो उनको जो करना था वो करके चले गए, लेकिन अब जो समय है वो आप लोग का समय है। आने वाला 50 साल जो जीना है वो आप लोग को जीना है। तो आप लोग को तय करना है कि सुख की जीवन जिंदगी जीना है कि वही फिर शोषण अत्याचार की जिंदगी जीना है। तो ये आप लोग को तय करना है किस तरह का जिंदगी जीना है। अगर सुख, अमन और चैन की जिंदगी जीना है तो अपना हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा। अपना हक और अधिकार के लिए अगर नहीं लड़ेंगे तो कभी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आज हमारे देश में जिस तरह से हम लोग को कुचला जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग को कुचला जा रहा है। और यहाँ पर एक जो ताकत है, जो हम लोग के खिलाफ वाला ताकत है, वो दिन ब दिन मजबूत होते जा रहा है।
आज शायद हम माइक पे बोल पा रहे हैं, हो सकता है आने वाला समय में बोलने का समय भी नहीं रहेगा। तो इसलिए आप लोग जो अधिकार, जो ज्ञान यहाँ से सीखे, कहते हैं जितना ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ता है। आप लोग जाकर के गांव-गांव में ज्ञान बांटिए, लोग को जागरूक कीजिए और समाज के लिए लड़िए। बस मेरा इतना ही कहना है और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो आदिवासियों को संविधान में जो अधिकार दिया है वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।